नमस्कार, मेरा नाम है दीपाली सिन्हा। आपका स्वागत है हमारे इस खास शो डॉक्टर्स टॉक में। दुनिया में बहुत से ऐसे दंपत्ति हैं जिन्हें संतान सुख नहीं मिल पाता है। लाख कोशिशों के बावजूद, तमाम तरह के इलाज करवाने के बाद भी कई महिलाओं की गोद सूनी रह जाती है और ऐसे में आईवीएफ तकनीक उनके लिए एक उम्मीद की किरण बन के सामने आई है। आपको बता दें, आईवीएफ एक फर्टिलिटी प्रक्रिया है जिससे कई परिवारों को संतान सुख प्राप्त हो चुका है और समय के साथ साथ आईवीएफ ट्रीटमेंट में नई तकनीक का विकास हुआ है जिससे इस प्रक्रिया में आने वाले खर्च में भी काफी कमी आई है। आईवीएफ तकनीक कितनी सेफ है, कितनी सफल है, कितना खर्च आता है, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सीमा पांडे, आईवीएफ स्पेशलिस्ट, वंशती फर्टिलिटी एंड आईवीएफ, लखनऊ। डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा, आईवीएफ स्पेशलिस्ट, रेनबो आईवीएफ, आगरा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। डॉक्टर सीमा पांडे, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मेडिकल हिस्ट्री और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए आईवीएफ के फायदे और रिस्क क्या क्या है? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया, जिसको हम आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, आमतौर पर एक बहुत ही सेफ प्रक्रिया है। इसमें बहुत ज़्यादा किसी को कोई नुकसान और खतरा नहीं होता है। लेकिन हाँ, इस प्रक्रिया को करने के पहले हम जो दंपति हैं, स्पेशली जो फीमेल पार्टनर है, उनके पूरे हेल्थ का चेकअप करते हैं। उनको किसी तरह की लिवर डिजीज, कोई किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई हार्ट डिजीज, कोई भी ऐसी चीज जिसमें प्रेगनेंसी उनके ऊपर एक तरह का बोझ बने या इन इंजेक्शंस के साइड इफेक्ट्स उनके हों, ये चीज़ों को हम पहले चेक कर लेते हैं एंड अवॉइड करते हैं। अगर उनको ऐसा होता है तो उनको अकॉर्डिंगली कुछ चीज़ें हैं, जिस किसी का अनकंट्रोल बीपी है तो उसको हम पहले कंट्रोल करने की बात करते हैं, और जब उनके डॉक्टर की तरफ से फिटनेस मिल जाता है तभी हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा जब कभी भी हम किसी भी दंपत्ति को आईवीएफ के लिए लेते हैं तो जो सबसे पहला क्राइटेरिया हम देखते हैं उस महिला और पुरुष की उम्र है। महिला की उम्र ही उसकी आईवीएफ की सफलता की और उसमें आईवीएफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस बात का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें देखना होता है। और कोई भी महिला जिसकी उम्र 50 के ऊपर है, उसके ऊपर हम ये आईवीएफ ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। और ऐसा हमारे एआरटी एक्ट में भी कह दिया है कि 50 साल से ऊपर की उम्र की महिला के लिए ये ट्रीटमेंट ठीक नहीं होता है। तो कोई भी मेडिकल बीमारी जिससे उनकी जान को खतरा हो, उसमें हम आईवीएफ ना करने की सलाह देते हैं। डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा, ये बताइए, आईवीएफ को चुनने से पहले क्या प्रेगनेंसी या गर्भधारण करने के दूसरे विकल्पों पर विचार करना चाहिए? कौन से विकल्प हैं और कब हमें लेने चाहिए, वो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है कि जो दंपति है उसकी उम्र क्या है, वो कितना टाइम से ट्राई कर रहे हैं, उनको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पॉलीसिस्टिक ओवरी तो नहीं है या स्पर्म काउंट नॉर्मल है। अगर ये सब कुछ नॉर्मल है और आपने जो टेस्ट कराए हैं, जैसे कि ट्यूब्स आपकी खुली हुई हैं, हस्बैंड में कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है टाइम्ड इंटरकोर्स। कि आपको ये हम एक समय बता देते हैं आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से कि जब आपका अंडा निकलेगा और आपको सबसे ज़्यादा संभावना है प्रेगनेंसी होने की, वो उस तरह से आप शुरुआत में कम से कम 5 या 6 महीने ट्राई कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि एज आपकी 30 के आसपास या 30 से कम है। जैसे जैसे बड़ी उम्र होती जाती है वो वाले सब विकल्प की जो संभावना है वो कम होती जाती है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे वाइफ बिल्कुल नॉर्मल है और हस्बैंड में शुक्राणु कम है या तेज चलने वाले शुक्राणु कम है या है ही नहीं है, उनमें हम लोग कृत्रिम गर्भाधान या आईयूआई की तकनीक को नॉर्मली प्रमोट करते हैं। और वो एक बहुत ही सरल सा इलाज है जो आराम से किया जा सकता है, सस्ता भी है और उसके रिजल्ट्स भी ठीक ठाक हैं। अब इसके बीच में कभी कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें कि आपको एक को भी दूरबीन की ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि अगर सपोज करिए कि नली कहीं चिपकी हुई है या बंद है, जो हमें दिखता है एक्सरे में कि हम खोल पाते हैं, या पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं उनमें हम ड्रिलिंग कर सकते हैं, या एंडोमेट्रियोसिस है, एक तरह की बीमारी होती है जिसमें कि खून अंदर ओवरी के अंदर भर जाता है, तो इन सब में लैप्रोस्कोपी जो है वो काफी काम आती है। या हिस्ट्रोस्कोपी है, जो दूरबीन जो है बच्चेदानी के अंदर डाल के एक सर्जरी करी जाती है। जैसे कभी फाइब्रॉइड्स हैं, फाइब्रॉइड्स दूरबीन लैप्रोस्कोपी से और हिस्ट्रोस्कोपी दोनों से निकाले जा सकते हैं, डिपेंडिंग कि वो कहाँ पर हैं।
और या फिर बच्चेदानी के अंदर झिल्ली बड़ी हुई है, पॉलिप्स है, तो इन सब के लिए जो है हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी, सेप्टम है, उन सब के लिए हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी एक बहुत कारगर इलाज है और वो करा जा सकता है। इन सब में आईवीएफ पहला विकल्प नहीं होता। अगर इन सब करने के बाद भी अब किसी दंपति को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है या उम्र बड़ी हो गई है, मैं ये चीज के लिए बार बार एम्फेसाइज करना चाहूंगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर इस इलाज के अंदर उम्र है, और उम्र दोनों हस्बैंड की भी और वाइफ की भी, क्योंकि जहां उम्र बड़ी होती जाती है वहां पे अंडा बनने की क्षमता कम हो जाती है, खराब अंडों की जो परसेंटेज है वो बढ़ जाती है, और प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और मिसकैरेज या अबॉर्शन के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हमारा उम्र क्या है और हमारे अंडे बनने की क्षमता जो है वो कितनी है, और हस्बैंड में और कोई शुक्राणु के सिवाय और कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। और ये सब जब कर लेते हैं तो हम नॉर्मली कहते हैं आप 6 महीने, अगर आपकी उम्र कम है तो टाइम्ड इंटरकोर्स ट्राई करिए। अगर नहीं हुआ प्रेगनेंसी, आपके सारे टेस्ट अगर उस बीच में नॉर्मल हैं, तो फिर आप 3 से 4 साइकिल या मैक्सिमम 6 साइकिल आईयूआई ट्राई कर सकते हैं। और अगर 3 साइकिल आईयूआई के बाद अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है तो एक लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी करा लेना चाहिए, क्योंकि उसमें कई बार बहुत सारी चीजें, प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो हमें अल्ट्रासाउंड पे या अदरवाइज नहीं दिखती हैं, वो दिखती हैं। और अगर लैप्रोस्कोपी नॉर्मल है तो 3 या 4 साइकिल आईयूआई और कीजिए, और अगर उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हुई तो फिर आप आईवीएफ करिए। अब आईवीएफ कई बार पहला इलाज भी हो सकता है जहां पे नली बंद है, जहां पे हस्बैंड में शुक्राणु बहुत कम है, तो वो ऐसे कई सारे सिचुएशंस ऐसी होती है जहां पे आईवीएफ पहली पद्धति भी हो सकती है। डॉक्टर सीमा पांडे, ये बताइए आईवीएफ की सफलता की कितनी संभावनाएं हैं और कौन सी चीजें परिणाम को प्रभावित कर सकती हैं? आईवीएफ पद्धति द्वारा जो बच्चा होने की संभावना है, अगर हम नेचुरल देखते हैं तो इंसान की प्रजनन क्षमता भगवान ने जितने जीव जंतु हैं पृथ्वी पे उनमें सबसे कम बनाई है। कोई भी दंपति जो 30 ईयर्स से नीचे का होता है, पर साइकिल उनकी जो प्रेगनेंसी होने की चांस होते हैं वो 15 से 20% के अंदर होते हैं। आईवीएफ पद्धति द्वारा इस सक्सेस की रेट, अगर किसी व्यक्ति की उम्र 30 के नीचे है भारतीय परिवेश में, तो वहाँ पे वो 50 से 55% तक पहुँच गई है क्लिनिकल प्रेगनेंसी रेट की दर। और ये जो दर होती है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जैसा मैम ने भी बोला, मैंने भी बोला, उसमें महिला की एज फॉलोड बाय पुरुष की एज। महिला की एज से उसके अंडों की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे फर्क पड़ता है। दूसरे नंबर पे उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल या ओवेरियन रिजर्व हम देखते हैं कि उसके अंदर अंडे हैं कितने। अगर ये दोनों चीजें ठीक होती हैं और फैक्टर ट्यूबल होता है कि ट्यूब बंद है इसलिए आईवीएफ कर रहे हैं, या हस्बैंड के अंदर स्पर्म की संख्या कम है इसके लिए कर रहे हैं, तो हमको मैक्सिमम सक्सेस मिलती है जो मैंने आपको बताया कि 50 से 55% बिलो 30 ईयर्स है। 30 से 35 के बीच में ये कहीं भी 35 to 40% हो जाती है, और 40 के आसपास अपने अंडों से आईवीएफ करने पे जब महिला की उम्र 40 है तो वो 15 से 20% सक्सेस हो जाती है। उसका कारण उसकी घटती हुई प्रजनन क्षमता और उस साइड की क्वालिटीज को खराब होना है और मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम ये भी सलाह देते हैं कि अगर आईवीएफ के विकल्प पे आपको जाना है तो समय रहते जाना चाहिए, और इन फैक्टर्स को, इसके अलावा आपकी लाइफस्टाइल में जितनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, वेट, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये फैक्टर्स जितने इंक्लूड होते जाएंगे उतनी आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस रेट या सक्सेस रेट कम होती जाएगी। हस्बैंड के तेज शुक्राणुओं की चलने की गति और नॉर्मल, अगर 100 में 4 शुक्राणु हमें नॉर्मल आकार के मिलते हैं तो हम कहते हैं कि वो 100% है हमारे क्राइटेरिया पे। तो अगर वो जितना कम होता जाता है, जो कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इनसे बढ़ता है, तो वो चीज़ों की वजह से हमारी सफलता कम होती है। टेक होम बेबी रेट कहीं भी आज की तारीख में आईवीएफ से 30 से 35% ही है, क्योंकि हमारी सक्सेस रेट बढ़ी है। हमने बहुत सारे, जैसे मैम ने बोला, आजकल हम फ्रीज करके थॉ करके ट्रांसफर करते हैं दूसरी साइकिल में, तो लेकिन अभी भी जो टेक होम बेबी रेट है वो इतना ही है।
डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा, मैं आपसे जानना चाहूंगी आईवीएफ का खर्च कितना होता है और इसमें बीमा कवरेज या कोई दूसरी सहायता कार्यक्रम शामिल है? देखिए, जो नॉर्मल आईवीएफ है वो बहुत ही अफोर्डेबल है। मैं कहूंगी कि एक अगर यंग कपल आता है और उसको खाली बेसिक आईवीएफ करने की जरूरत है तो कभी 85,000 से 1.25 लाख के बीच में नॉर्मली साइकिल कर लेता है, एक ट्राई कर लेता है। अब ये जो खर्चे हैं ये नॉर्म बढ़ते चले जाते हैं जहाँ पे हमें कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो मैं हमेशा जो भी दंपति हमारे पास आते हैं उनको ये चीज समझाती हूँ, क्योंकि जब उम्र बड़ी होती है या जैसे सपोज करिए कि मोटापा है, आपको नॉर्मल जो दवा दे रहे हैं आपको उसकी डोज ज्यादा देनी पड़ सकती है, आपको थोड़ा टाइम, अगर पॉलीसिस्टिक ओवरी है तो आपको थोड़ा टाइम ज्यादा इंजेक्शन लग सकते हैं जिसे महीना ही टाइम पर नहीं आता है, तो उसकी तैयारी, तो ये जो खर्चे होते हैं ये अलग अलग तरीके से बढ़ सकते हैं। पर और बढ़ने में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का सबसे इम्पोर्टेंट जो रीजन है वो है। अब टेक्नोलॉजी क्या क्या हो सकती है ये चीज समझनी है कि जैसे हम इक्सी करते हैं जहाँ पे शुक्राणु बहुत कम है तो एक माइक्रो मैनिपुलेटर होता है, हमारी एक मशीन होती है जिससे कि हम एक एक शुक्राणु को अंडे के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। कई बार होता है कि शुक्राणु बहुत अच्छे नहीं है, जैसे सीमा बता रही थी कि अगर 4 ही शुक्राणु अच्छे मिलते हैं हमें 100 में से तो हम कहते हैं ये हस्बैंड नॉर्मल है, लेकिन अगर 4 नहीं मिल रहे हैं तो फिर शुक्राणु का सिलेक्शन करने के लिए भी कई तकनीकें आती हैं, जैसे इम्सी आती है या हम पिक्सी करते हैं। अब किस दिन हम ट्रांसफर करते हैं, हम दूसरे दिन अंडा निकालने के बाद दूसरे दिन से लेके 5वें दिन तक ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जितना लंबा ट्रांसफर का टाइम होगा उतना उसमें जो खर्चा होता है वो बढ़ता है, क्योंकि उसके अलग अलग तरीके के मीडिया होते हैं जिनके लिए जिनका खर्चा बढ़ सकता है। अब ऐसे ही लेजर हैचिंग कर रहे हैं अगर तो उसका एक्स्ट्रा खर्चा होगा। कभी कभी हम लोग एम्ब्रियोस्कोप यूज करते हैं जिसमें कि हम भ्रूण को पूरा 24 घंटे इंटू 5 दिन देख सकते हैं कि उसके अंदर कैसे कैसे प्रक्रिया हो रही है, वो हमारे को भ्रूण की सिलेक्शन में मदद करता है। तो वो खर्चा है जो वो एक्स्ट्रा खर्चा हो सकता है। ऐसे ही पुरुषों में होता है कि हमें शुक्राणु मिल नहीं रहा है सीमेन के अंदर और आपको सुई के द्वारा से टीसा करके शुक्राणु निकालना पड़ रहा है, या वो शुक्राणु निकाल के फ्रीज कर रहे हैं कि हमें दोबारा नहीं करना पड़े, या कभी कभी माइक्रोटेसे एक तकनीक होती है जो इस्तेमाल करते हैं शुक्राणु निकालने के लिए। तो ऐसे करके खर्चे जो होते हैं वो थोड़े बढ़ सकते हैं हर लेवल पे, पर हर मरीज के लिए नहीं, जिसको जो जरूरत होती है उस हिसाब से उनको बताया जाता है। ऐसे ही सपोज करिए कि किसी को बार बार अबॉर्शन हो रहा है और या प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर जिसे हम बोलते हैं, उनमें भी कई तरह के टेस्ट हम कर सकते हैं ताकि हम अच्छा भ्रूण डालें। जैसे PGT-A है, प्री इन्वेजिव टेस्टिंग होती है, जो PGT-M है, और कभी कभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं ये पहचानने में कि कौन सा भ्रूण होगा जो अच्छा इम्प्लांट करेगा या जाके जल्दी से प्रेगनेंसी करेगा। तो ये ऐसी जो तकनीकें हैं इन सब की थोड़ी अलग एक्स्ट्रा कॉस्ट हो सकती है, और हर एक की अलग हर क्लिनिक के अंदर हर एक की अलग इनकी कॉस्ट होती है, बट ये बहुत ज्यादा नहीं होती। ये 5,000 रुपए से लेके 15,000 रुपए तक पर टेक्नोलॉजी एक्स्ट्रा कॉस्ट हो सकती है जहां जरूरत पड़े। और इसी तरह से कई बार हम जो है जैसे फ्रीजिंग करते हैं, और फ्रीजिंग आप एक एक्स्ट्रा कॉस्ट में ले लेते हो, लेकिन फ्रीजिंग करने के बाद जब हम 1 बार 2 बार 3 बार एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो आने वाली साइकिल की कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। तो वो जो हम 1.25 लाख बोल रहे हैं अगली बारी जब हम ट्रांसफर करेंगे तो वो कॉस्ट जो है वो 40-50 हजार के आसपास ही आएगी। तो इसको समझना है पहली बात। अब आती है इंश्योरेंस की बात। तो अभी इंश्योरेंस जो है बहुत कम है आईवीएफ के फील्ड के अंदर, बट मुझे पता है कि 1-2 इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिन्होंने आईवीएफ के लिए इंश्योरेंस का कवर देना शुरू करा है, बट उनमें भी थोड़ा कैच है। वो कैच ये है कि जब आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आप उसमें 3 या 4 साल तक आईवीएफ के लिए उसको यूज नहीं कर सकते, लेकिन वो इंश्योरेंस बाकी कवर जो है जैसे लैप्रोस्कोपी है या हिस्ट्रोस्कोपी है या कोई सर्जरी होनी है, उनमें सब में आपको वो कवर मिल जाता है। पर आईवीएफ के लिए आप 3 या 4 साल के बाद ही उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बट उस और थोड़ा सा सब्सिडाइज्ड अगर हम जाएंगे तो पब्लिक सेक्टर है, जैसे गवर्नमेंट
के मेडिकल कॉलेजेस वगैरह हैं, उनमें भी अब आईवीएफ कई जगह पे शुरू हो गया है और वो वहाँ पे थोड़ा सब्सिडाइज्ड है। तो जहाँ पे जिसे जरूरत पड़ती है और जो थोड़े कम दाम में करना चाहते हैं वो वहाँ मेडिकल कॉलेज में जाके इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर सीमा पांडे, मेरा सवाल आपसे ये है कि आईवीएफ उपचार शुरू करने से पहले अपने लाइफस्टाइल में क्या कुछ बदलाव करने चाहिए? मेरा मानना है कि 80% प्रॉब्लम्स आज की डेट में हम अपने हेल्थ रिलेटेड जो भी झेल रहे हैं, चाहे वो सब फर्टिलिटी हो, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, थायराइड, ये सब हमारी फॉल्टी लाइफस्टाइल की वजह से हो रहे हैं। जो हम 24/7 की लाइफस्टाइल में आज जी रहे हैं कि जहाँ पे कब रात हो रही है, कब दिन हो रहा है, दिन रात हम अपने फोन्स पे लगे हुए हैं, स्मार्टफोन पे, कंप्यूटर पे, ये सारी चीज़ें जो है हमारे अंदर चेंजेस ला रही हैं। तो जो हमारी फर्टिलिटी है, हमारे एग्स की क्वालिटी, हमारे स्पर्म की क्वालिटी, हमारे दिन रात जागने से, 7 घंटे की प्रॉपर रात में नींद ना लेने से एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन कम हो जाता है, वो उसकी क्वालिटी को खराब करता है। तो हमें प्रॉपरली सोना, वेट, एक्सट्रीम ऑफ वेट, हम बीएमआई के टर्म में वेट को नापते हैं। तो अगर आपका बीएमआई 18 के नीचे है या आपका बीएमआई 25 के ऊपर है तो आपकी आईवीएफ की सक्सेस कम होती है। और किसी भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में हम दंपति को सलाह देते हैं कि उन्हें अपने वेट को नॉर्मल रेंज में रखना है, अपने खाने पीने के द्वारा और अपने एक्सरसाइज के द्वारा, बाकी चीज़ें करके और अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करके। इसी तरह से हर महिला जो और या दंपति प्रेग्नेंट होना चाहता है, मैं कहूँगी उनको हम सलाह देते हैं कि अपने खाने में जो न्यूट्रिशियस फूड है, जब पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए, जिसमें हरे साग सब्जियां, फल, सैलेड और फिक्स टाइम मील करने के लिए, रात का खाना जल्दी खा के जल्दी सोने के लिए और सुबह का ब्रेकफास्ट टाइम से करने की सलाह देते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, स्मोकिंग बंद करना होता है, आपको ड्रिंकिंग बंद करनी होती है, कोई भी ड्रग्स, तंबाकू किसी भी फॉर्म में नहीं लेना होता है। ये सारी चीज़ें बंद करने के बाद आप एक हेल्दी वेट रेंज में आ जाते हैं, आपका बीपी नॉर्मल होता है, आपका पॉजिटिव माइंडसेट इस बच्चे के लिए और इस आईवीएफ प्रक्रिया के लिए आपको हम मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि ये प्रक्रिया आपको टाइम टू प्रेगनेंसी शॉर्टन करने के लिए दी जा रही है। इसके साइड इफेक्ट नहीं है ज़्यादा, मेंटली प्रिपेयर करते हैं हम काउंसलिंग करके। और ये सारी चीज़ें, इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स हैं आजकल, उस सप्लीमेंट में फॉलिक एसिड के अलावा हम विटामिन डी सप्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा बोलते हैं लेने के लिए। और जैसा मैंने बोला, ये न्यूट्रिशियस फूड वगैरह है। तो ये सब करके एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब ये हम जर्नी शुरू करते हैं तो इसके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा, ये बताइए आईवीएफ प्रक्रिया के दौरान कौन कौन सी सपोर्ट सर्विसेज या काउंसलिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं? आईवीएफ में एक्चुअली आईवीएफ एक ऐसा इलाज है कि जहाँ पे हमको सबसे पहले जो पेशेंट है उसको ये प्रिपेयर करना पड़ता है कि देखो भाई 100% सक्सेस नहीं है, आप हमारे पास जरूर उम्मीद लेकर आइए, लेकिन हर इंसान जो आता है उसको पहले ट्राई के अंदर प्रेगनेंसी होने की संभावना सिर्फ 50% है। और ये जो संभावना है ये आप जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्राइज करते हैं आपकी वो संभावना बराबर बरकरार रहती है। और हम कहते हैं कि आप 4 से 6 बार ट्राई करिए। अब ये सब काउंसलिंग की बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। ये जो काउंसलिंग होती है ये ज्यादातर हमारे देश के अंदर डॉक्टर्स करते हैं। हम गायनेकोलॉजिस्ट जो रोज आईवीएफ कर रहे हैं वो ज्यादातर ये काउंसलिंग करते हैं। तो उसके बाद जो काउंसलिंग बाकी होती है कि जी प्रोसीजर कैसा होगा, आपको कहीं कोई तकलीफ तो नहीं होगी, अंडा कैसे निकाला जाएगा, एम्ब्रियो ट्रांसफर कैसे होगा, या जैसे कभी किसी को और कोई प्रॉब्लम्स है हेल्थ की, वेट इशू है या ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है, तो फिजिशियन की जरूरत पड़ सकती है, उनकी काउंसलिंग की जरूरत पड़ सकती है। बिकॉज कभी कभी होता है बहुत ओवरवेट कपल्स आएंगे और कहेंगे अच्छा हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, बस आप हमारा अभी आईवीएफ कर दीजिए। मैं हमेशा मना करती हूँ, क्योंकि जहाँ पे आपको कोई ना कोई और लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, जैसे कि ओबेसिटी है या डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है या और कई भी प्रॉब्लम है, तो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं और आपकी एक अच्छी प्रेगनेंसी होने के चांसेस और कम हो जाते हैं, मिसकैरेज के चांस बढ़ जाते हैं।
और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आप में कोई बीमारी है, जैसे डायबिटीज है, तो आने वाली 2 पीढ़ी को बीमारी होगी, तो आप अपनी जल्दबाजी में कई बारी आप आने वाली 2 पीढ़ी को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। तो ये सब काउंसलिंग का ही बहुत बड़ा रोल होता है, और ये डिफरेंट लोग होते हैं काउंसलर्स जो ये काउंसलिंग करते हैं। ऐसे ही अगर जैसे मेल फैक्टर है तो उनके लिए एंड्रोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। ये सपोर्ट टीम होती है हमारी कि हस्बैंड का जैसे टीसा करना है या उसका कोई टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन करना है या अल्ट्रासाउंड करना है, तो वो ज्यादातर एंड्रोलॉजिस्ट जो हैं या यूरोलॉजिस्ट जो ज्यादातर आईवीएफ क्लिनिक्स के साथ जुड़े हुए होते हैं वो करते हैं। इसमें साइकोलॉजिस्ट का भी बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज ये एक ऐसा इलाज है कि पेशेंट पैसा खर्च कर रहा है और डॉक्टर उसको ये 100% गारंटी नहीं दे सकता कि भाई आपको ये एक ट्राई के अंदर इतना पैसा खर्च करने के बाद प्रेगनेंसी हो जाएगी। और कई लोग जो हैं एक नेगेटिव टेस्ट को बहुत खराब तरीके से लेते हैं, वो उसको सहन नहीं कर पाते, उनको लगता है जैसे बस पूरी जमीन उनके पैर के नीचे से खिसक गई है। तो डॉक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको सबसे पहले उस प्रॉब्लम को झेलने के लिए तैयार किया जाए, ताकि कल उनको कोई और उसकी वजह से प्रॉब्लम ना डॉक्टर को, ना क्लिनिक को, ना पेशेंट को आए। बिकॉज ये एक ऐसा इलाज है कि हम भ्रूण बना के बच्चेदानी में डाल सकते हैं, लेकिन उसे चिपका नहीं सकते। मैं अपने अंदर भी नहीं चिपका सकती। तो मुझे ये बात उन्हें समझानी है, और ये इसमें हमारे जो साइकोलॉजिस्ट और जो काउंसलर्स होते हैं, हमारी नर्सेज हैं, हमारा सपोर्ट स्टाफ है, वो सब हेल्प करते हैं। अल्टीमेटली जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो होलिस्टिक केयर है, कि हम उसको एक बहुत ही सरल संस्कारी तरीके से ये इलाज करें, ताकि पेशेंट को भी और डॉक्टर को या किसी और क्लिनिक के अंदर किसी और को भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं आए। एंड मेजर जो सपोर्ट चाहिए होती है वो फाइनेंशियल काउंसलिंग के लिए चाहिए होती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि खर्चे, बेसिक खर्चे से लेके जो कई बार जब बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है तो खर्चे काफी बढ़ सकते हैं। कई बार होता है लोग एक साइकिल के लिए लेकर आते हैं, इंतजाम करके आते हैं, अब अगर उन्हें दूसरी साइकिल करनी पड़ती है या फ्रीजिंग करनी पड़ती है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। और ये वाली चैलेंजेस हम लोग हर रोज अपने क्लिनिक के अंदर फेस करते हैं, और वहाँ पे काउंसलिंग की बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आई मम्स ऐप है और बीज संस्कार, उसके अंदर जो मॉड्यूल है वो भी इन सब चीजों के लिए आपको हर तरह से तैयार कर। डॉक्टर सीमा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आईवीएफ से जुड़ी कोई जानकारी या मैसेज जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें। जो लोग भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं और जो भी सब फर्टिलिटी या निसंतानता के शिकार हैं, उनसे मैं इतना ही कहूंगी कि आप अपना भरोसा और ट्रस्ट ईश्वर में और अपने डॉक्टर में बनाए रखिए, और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ इस जर्नी को चलिए, और ईमानदारी से आपका डॉक्टर आपके साथ काम कर रहा है। जैसा मैम ने कहा कि होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए इसमें, तो दवा दुआ हर चीज को एक साथ करते हुए भरोसे के साथ चलिए। ईश्वर ने चाहा तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन आपका डॉक्टर भगवान नहीं है, आपके और भगवान के बीच की वो कड़ी है जो अपना 100% लगा करके आपको सफलता दिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके भी एक लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन को एक्सेप्ट करते हुए अपने डॉक्टर के साथ चलते रहिए। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत जरूरी और बारीकी से जानकारियां दी आईवीएफ को लेकर। उम्मीद है कि आईवीएफ के प्रति लोग जागरूक होंगे और संतान सुख प्राप्त कर सकेंगे। इस शो में फिलहाल